हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी के क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। एंड ये सेकेंड पार्ट आप सभी लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ शुरू होता है। एंड टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 में से 15 ऑब्जेक्टिव आपको सीधा डिट्टो मिनिमम देखने को मिलेगा। डिट्टो हो सके तो 20 में से 20, 15 प्लस ही रहेगा आपको एकदम एग्जैक्टली। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। बाकी जो टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज पढ़ लिया है उसके लिए सब कुछ नहीं है, सब रिवीजन है। ठीक है, टॉप 20 नहीं पढ़े हो तो टॉप 20 को भी जरूर पढ़ना। ओके, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट टिश्यूज, ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। बताओ भाई, ऑटो इम्यून डिजीज के द्वारा हमारे बॉडी के कौन कौन से टिश्यूज, ऑर्गन्स या बॉडी सिस्टम अफेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन है, स्किन, जॉइंट्स, थायराइड या ऑल ऑफ द सॉरी गाइस। व्हाट टिश्यूज, ऑर्गन्स या बॉडी सिस्टम्स कैन अफेक्टेड बाय ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज के द्वारा कौन कौन से अफेक्ट हो सकते हैं? तो सोराइसिस स्किन आप डिजीज है, ऑटो इम्यून है, वो अफेक्ट होता है। रोमेटाइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स, हासीमोटोज में थायराइड। तो ऑल ऑफ द एबव, ये सब अफेक्ट हो सकता है, ये सब ऑल ऑफ द एबव। यस, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज ऑकर्स व्हेन इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन टिश्यू। ऑटो इम्यून डिजीज तब होता है जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही आपके बॉडी के सेल पर अटैक करने लग जाए। ठीक है, दे कैन अफेक्ट मल्टीपल सिस्टम्स, जैसे स्किन के ऊपर अफेक्ट करता है, जैसे सोराइसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके स्किन के ऊपर स्केली पैचेस बनने लग जाते हैं। जॉइंट्स, रोमेटाइड अर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है। थायराइड में भी हासीमोटोज डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ये सब थायराइड का ही तो बीमारी है। तो आपके अलग अलग चीज़ें इफेक्टेड हो सकती हैं ऑटो इम्यून के द्वारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, आप सभी लोग जवाब देना। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मलेरिया किसके द्वारा होता है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, लिस्मेनिया डोनोवानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, प्लाज्मोडियम स्पीसीज। देखो भाई, इससे क्या होगा कि जो क्विज ग्रुप में जुड़े हुए हैं बच्चे उनको काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा। ये सब क्वेश्चन किया हुआ है, क्विज ग्रुप में कराए हैं भाई, समझे। बहुत लोग सोच रहे थे अरे मेडिसिन क्विज ग्रुप में अभी क्या एग्ज़ाम के बाद जुड़ेंगे। अरे बाबू, एग्ज़ाम से पहले ऐसा ऐसा क्वेश्चन वहाँ करा रहे हैं ना कि आपका एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प मिलेगा। रुक जाओ, तो हम चश्मा क्लीन करके आते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा मलेरिया होता है बताओ? मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के द्वारा, प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के द्वारा। ठीक है, हाँ, प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के द्वारा मलेरिया कॉज्ड होता है। ठीक है, मलेरिया बुखार जो होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के द्वारा होता है। देखो भाई, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल अलग अलग होता है। ये कॉजेटिव एजेंट है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन यानी ये फैलता कैसे है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो बाइट से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, हाँ। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज अमीबियसिस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करती हैं? अमीबियसिस कॉज करती हैं, यानी कि अमीबियसिस डिसेंट्री कॉज करती हैं। लिस्मेनिया डोनोवानी क्या कॉज करता है? कालाजार का बुखार कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी टेटनस कॉज करता है। क्या कॉज करता है? टेटनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसमें से कौन से डिजीज हैं जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं? आस्थमा, ग्लोकोमा, एंजाइटी, डायबिटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी दिमागी चीज़ें दिक्कत होती हैं, साइकेट्रिक यानी कि समझ सकते हो दिमाग से रिलेटेड, तो एंजाइटी की वजह से हो सकता है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर किसकी वजह से हो सकता है? बहुत ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। आस्थमा की वजह से थोड़ी होगा। ग्लूकोमा तो आँख का प्रॉब्लम है।
आस्थमा रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ तो एंडोक्राइन सिस्टम का है, तो एंजाइटी की वजह से हो सकता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर। आंसर सी, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। एंजाइटी इज अ मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इंक्लूसिव इन्वॉल्विंग क्या कहते हैं एक्सेसिव वरी, फियर एंड स्ट्रेस। आस्थमा आपका रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड है, ग्लोकोमा आई डिसऑर्डर से रिलेटेड है, डायबिटीज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है ना। हाँ चलो भैया, अच्छा ग्लूकोमा में आँख में क्या दिक्कत हो जाता है बताओ, ग्लूकोमा में क्या बढ़ जाता है? तो आँख के अंदर का जो प्रेशर है ना, IOP इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाते हैं, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का चांसेस रहता है, करेक्ट। IOP इंट्राओक्यूलर प्रेशर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए अपन को, यही तो चाहिए अपन को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर सारे बच्चे फुल कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों वाले ज्वाइंट है ना? एक बार मुझे बताना सब लोग, यहाँ पे कितने लोग क्रैश कोर्स से, कितने लोग फुल कोर्स से हैं? CCFC लिख के बताना। फुल कोर्स क्रैश कोर्स, अच्छा दोनों बच्चे हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा कहीं कोई एक बैच छूट तो नहीं गया, कोई बात नहीं, लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कौन सा है? एंजाइना, एपिलेप्सी, एक्जिमा, निमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जो है वो आपका एंजाइना है, एंजाइना। एंजाइना होता है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, सीने में दर्द होना। एपिलेप्सी ये मिर्गी है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। एक्जिमा स्किन रिलेटेड बीमारी है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है। निमोनिया रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। देखो अच्छे से बताया गया है यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लिख के। एंजाइना इज कार्डियोवास्कुलर कंडीशन कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अगर हार्ट को कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई मिलता है तो हार्ट में पेन होने लग जाता है, चेस्ट पेन होता है। एंड मायोकार्डियल इस्चीमिया की वजह से, इस्चीमिया मतलब होता है लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, अगर हार्ट को कम ब्लड सप्लाई मिलते हैं तो, ठीक है। अदर ऑप्शंस जैसे एपिलेप्सी हो गए, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, एक्जिमा हो गए जो स्किन डिसऑर्डर है, निमोनिया जो लंग्स इन्फेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन अपडेटेड। बताओ भाई, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आर अपडेटेड, कितने साल में इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट? बताओ भाई। हाँ, फर्स्ट बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग नाइट्रोग्लिसरीन बच्चे लिख रहे हैं, क्या बात है, यही तो चाहिए अपन को, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जो कि सबलिंगुअल रूट से ली जाती है। यही सब तो याद रखना है दोस्त, अगर इतना आगे आप रिलेट कर पा रहे हो तो समझो कोलोजी थेरेपेटिक्स हलवा है, हलवा है ना। हाँ, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन अपडेटेड एवरी ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या नन? तो हर 2 साल में अपडेट होता है, याद रखना। EML इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहते हैं, NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, ठीक है। हाँ, तो NLEM देखो, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जनरली अपडेटेड एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में अपडेट होता है। न्यू इफेक्टिव ड्रग, रिमूव आउटडेटेड ड्रग को निकाला जाता है, अनसेफ ड्रग को निकाला जाता है। अफोर्डेबिलिटी और इफेक्टिविटी, याद रखना NLEM में कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी, इफिकेसी, ये सब चीज़ें देखी जाती है कि भैया कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द एंजाइना प्रोवोक्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस इज। अच्छा, फिजिकल एक्सर्शन यानी थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करने से चेस्ट पेन होने लग जाए या थोड़ा स्ट्रेस लेने से चेस्ट पेन होने लग जाए, तो वो किस प्रकार का एंजाइना है? स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट या माइक्रोवेस्कुलर? तो याद रखना, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि स्टेबल एंजाइना मोस्ट कॉमन एंजाइना है। ये तब होता है जब आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करते हो या फिर इमोशनल स्ट्रेस लेते हो, तो आपका स्टेबल एंजाइना हो जाता है। स्टेबल एंजाइना इज द मोस्ट कॉमन कॉज। स्टेबल एंजाइना ऑकर्स व्हेन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस। एक्चुअली होता क्या है एंजाइना का, मैं आगे दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो रखा है मैंने यहाँ आगे शायद कहीं पे। हाँ, ये देखो, ये आपका नॉर्मल, ये एंजाइना में होता क्या है, तो जो आपका हार्ट है ना, हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई देता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है कोरोनरी आर्टरी। कौन देता है? कोरोनरी
आर्टरी, अगर इसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो फिर एंजाइना होता है। अगर नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है पूरा खाली है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर एथेरोस्क्लोसिस है यानी क्लॉट जम गया है, क्लॉट नहीं मतलब कोलेस्ट्रॉल जम गया है, प्लेक बना लिया है, तो उसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं। ऐसा होने पे थोड़ा थोड़ा ब्लड सप्लाई मिलता ही रहता है, जब नॉर्मल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फिजिकल एक्सरसाइज की है तो थोड़ा बढ़ जाता है डिमांड, हार्ट ज़्यादा तेज़ी से बीट करने लगता है, तो उससे क्या होता है ब्लड कम पहुंचता है, जिससे कि पेन होने लग जाती है। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना यही है, ठीक है। हाँ, और अगर इमोशनल स्ट्रेस लिए, जैसे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा यहाँ पे नहीं सप्लाई हो पाएगा, दर्द होने लगेगा। जबकि अनस्टेबल एंजाइना थोड़ा सा खतरनाक होता है, यहाँ पे क्लॉट बना, यहाँ पे ये प्लेक तो बनता है, उसके साथ साथ ब्लड क्लॉट भी बन जाता है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ ब्लड क्लॉट भी बन जाता है। वेरिएंट एंजाइना ये एक टेम्परेरी एंजाइना होता है, अचानक से ये आपका स्पाज्म हो जाता है कोरोनरी आर्टरी, जिससे कि थोड़ा सा दर्द होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ये था आपका, आप सभी क्या क्वेश्चन था आपका, स्टेबल एंजाइना, ठीक है। इट इज़ प्रिडिक्टेबल एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रेट्स, रेस्ट और नाइट्रेट से ठीक हो जाता है। अदर ऑप्शन जो है अनस्टेबल एंजाइना ऑकर्स एट रेस्ट, ये रेस्ट में भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। वेरिएंट एंजाइना कोज्ड बाय कोरोनरी स्पाज्म, स्पाज्म की वजह से हो सकता है। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना स्मॉल वेसल्स डिजीज, यानी ब्लड वेसल्स स्मॉल हो जाए उस वजह से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 है, आप लोग जवाब देना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज जनरल टर्म यूज्ड फॉर द कंडीशन अफेक्टिंग। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में जो जनरल टर्म है उसमें कौन कौन से पार्ट आपके बॉडी के अफेक्ट होते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, नन। तो याद रखना कार्डियोवास्कुलर डिजीज में आपके हार्ट भी अफेक्ट होते हैं और ब्लड वेसल्स दोनों, हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर कंडीशन अफेक्टिंग हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी यहाँ पे हार्ट भी और ब्लड वेसल्स भी दोनों अफेक्टेड होता है, दोनों अफेक्टेड होता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। आंसर सी है, आंसर सी करेक्ट, सी आंसर परफेक्ट है, ठीक है। हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों अफेक्ट होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट और वेस्कुलर मतलब हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है। चलो, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी सीवीडी इंक्लूडेड डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट फेल्योर। ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होती है, सो इट कवर्स बोथ सिस्टम टुगेदर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, अ मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज्ड इन अस्थमा। बताओ भाई, अस्थमा में एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज करते हैं जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करता है, वो कौन है? टेरबिटलिन, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सॉल्ब्यूटामोल या थियोफाइलिन। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर बोलेगा तो सोडियम ग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट ना, साल्ब्यूटामोल नहीं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर बोल रहा है। ड्रग ऑफ चॉइस बोलता है तो साल्ब्यूटामोल होता है जो कि ब्रोंकियोल्स को डायलेट करेगा। यहाँ मास्ट सेल स्टेबलाइजर पूछा है, सोडियम क्रोमोगाइलेट। देखो, मास्ट सेल स्टेबलाइजर प्रिवेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ये क्या करता है, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है जिससे हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, जिससे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं ना हिस्टामिन, वो रिलीज होगा तो और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगी। सोडियम क्रोमोगाइलेट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ आस्थमा, नॉट फॉर क्योर अटैक, यानी कि क्योर के लिए नहीं है, अस्थमा से बचने के लिए यूज किया जाता है कि अस्थमा का अटैक ना आए, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक है। बाकी टर्बिटलिन सल्ब्यूटामोल ब्रोंकियोडायलेटर्स है, बीटा 2 एगोनिस्ट है, बल्कि थियोफाइलिन मिथाइल जेंथिन ब्रोंकोडायलेटर्स है जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रीमर्स, रिजिडिटी एंड ब्रेडिकाइनेसिया आर सिम्टम्स ऑफ। ट्रीमर्स यानी कपकपा, हाँ ट्रीमर मतलब है कपकपाना, रिजिडिटी या ब्रेडिकाइनेसिया, ये सब जो सिम्टम है वो किसके हैं? पार्किंसंस डिजीज़ के, अल्जाइमर्स डिजीज़ के, स्ट्रोक के या माइग्रेन के। ट्रीमर्स होना, रिजिडिटी होना, ब्रेडिकाइनेसिया है, ये सब सिम्टम है किसका? तो याद रखना, ट्रीमर यानी कपकपाना, रिजिडिटी होना या फिर ब्रेडिकाइनेसिया, ये सिम्टम्स हैं आपके हाँ जी बहुत बढ़िया। ट्रीमर्स, रिजिडिटी ये पार्किंसंस डिजीज़ का है, पार्किंसंस डिजीज़ में ऐसा होता है। और एल्जाइमर्स में मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाती है, मेमोरी याददाश्त खो जाता है, ठीक है। हाँ, तो पार्किंसंस में किसकी कमी हो जाती है? डोपामिन की कमी हो जाती है, डोपामिन की कमी हो जाती है, इससे लीवोडोपा यहाँ यूज होता है, लीवोडोपा यहाँ यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप लोग जवाब देंगे। वारफरीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? वारफरीन किस क्लास का ड्रग है? वारफरीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? एसी इनहिबिटर्स, स्टेटिन्स, एंटीकोएगुलेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स।
तो वारफरीन जो है ये आपका किस क्लास का ड्रग होता है? तो एंटी कोएगुलेंट। वारफरीन और हेपेरिन ये दो ड्रग है, हेपेरिन और वारफरीन, ये आपका जो है आपका होता है एंटी कोएगुलेंट क्लास का ड्रग होता है। एंटी कोएगुलेंट क्लास का ड्रग होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। अच्छा, स्टेटिन क्लास का ड्रग क्या करता है? तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करता है। एसी इनिबिटर्स जिसमें प्रिल लगाता है, जैसे एलेनाप्रिल, लिसिनोप्रिल, हाइपरटेंशन में यूज होता है। बीटा ब्लॉकर लोल लगाता है, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, है ना, क्या कहते हैं, ये सब जो है हार्ट रेट को कम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है एडल्ट डोज ऑफ ओमेप्राजोल इन एच पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी इज, यानी कि ओमेप्राजोल का डोज क्या होता है? ओमेप्राजोल का डोज कितना होता है? 20 mg ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार 20 mg, है ना। ओमेप्राजोल दिन में 2 बार लिया जाता है और 20 mg इसका डोज होता है एच पाइलोरी के इरेडिकेशन में। यानी अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है और ओमेप्राजोल यूज कर रहे हैं तो 20 mg दिन में 2 बार। देखो एच पाइलोरी 20 mg में आता ही है। ठीक है। ओमेप्राजोल प्रोटोन पंप इनिबिटर क्लास का ड्रग है, पता है ना आपको, पीपीआई प्राजोल वर्ड लगा हुआ है। ये ट्वाइस mg बीडी दिया जाता है। इट इज कंबाइंड विथ एंटीबायोटिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया रिस्क है किसका? हाइटल हर्निया इज अ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ, हाइटल हर्निया रिस्क फैक्टर है जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? हाइटल हर्निया इज अ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड है? हाइटल हर्निया इज एसोसिएटेड विथ, करेक्ट, पेप्टिक अल्सर। बताओ, GERD, आस्थमा, एंजाइना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का? हाइटल हर्निया यानी स्टोमक का कुछ पार्ट बल्ज आउट कर जाता है डायफ्राम से, तो ये GERD में होता है, गैस्ट्रिक इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज में। यानी हाइटल हर्निया में देखो ऐसे नॉर्मल स्टोमक ऐसे होते हैं, लेकिन हर्निया में थोड़ा सा स्टोमक ऊपर हो जाता है। तो हाइटल हर्निया वीकेंस लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, जिससे आपके इसोफिजियल स्फिंक्टर जो इसोफेगस है, जैसे ये देखो ये इसोफेगस है, ये इसोफेगस का ये जो लोअर ये है आपका, है ना, यहाँ पर ये स्फिंक्टर कमजोर होता है जिससे स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर चला जाता है, उसको हाइटल हर्निया कहते हैं। अलोविंग एसिड रिफ्लक्स, जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है। दिस लीड्स टू GERD, जिससे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है GERD का फुल फॉर्म, जिसमें एसिड रिफ्लक्स होते हैं, पेट में से खट्टा ढकार आता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है। चलो, तो ये हाइटल हर्निया हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है भाई? आरबीसी का लाइफ स्पैन 60 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 150 डेज। तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, 120 दिन होता है, 120 डेज, 120 डेज होते हैं आरबीसी के लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कितने होते हैं? 120 डेज। हाँ, सेंट्रल फार्मेसी पर जो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप चल रहा है उसका डिस्कशन का टाइमिंग चेंज कर दिया गया, रात में नहीं रख के बल्कि मॉर्निंग में रखा गया, सुबह 8:30 बजे। तो सब लोग 8:30 बजे जरूर जुड़िएगा। ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 26 है सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस किसकी वजह से होता है? HPV वायरस, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, HIV, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, सिफिलिस किसकी वजह से होता है? सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ट्रेपोनीमा पैलेडियम की वजह से होता है, ट्रेपोनेमा पैलेडियम की वजह से होता है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय द ट्रेपोनेमा पैलेडियम, करेक्ट। हाँ, तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल STD है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, कॉज्ड बाय द ट्रेपोनेमा पैलेडियम। HPV जेनिटल वार्ड्स की कहते हैं जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, HIV एड्स कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया कॉज करता है, करेक्ट। हाँ, याद रहना चाहिए सब। क्वेश्चन नंबर 27 है आप सभी लोगों का, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ऑल्सो नोन एज। ऑस्टियोआर्थराइटिस को और किस नाम से जानते हैं? डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, डिजेनरेटिव अर्थराइटिस, दोनों या फिर नन। तो हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज जो होता है ना जॉइंट्स के बीच, वो डिजेनरेट कर जाता है, तो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी बोल सकते हैं, डिजेनरेटिव अर्थराइटिस भी बोल सकते हैं। सी, बोथ A एंड B, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी है, डिजेनरेटिव अर्थराइटिस भी है, यानी आंसर हो जाएंगे C, करेक्ट। हाँ, तो यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द जॉइंट, इसलिए इसे दोनों नामों से जाना जाता है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज एंड डिजेनरेटिव अर्थराइटिस। ठीक है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का आपका होता है। ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28,
स्किन सेल्स पाइल अप बिफोर मैचुरेशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। स्किन अप पाइल अप हो जाते हैं बिफोर मैचुरेशन, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सोराइसिस, एक्जिमा, स्केबीज या नन? तो यहाँ हो जाएगा एक्जिमा, है ना। सोराइसिस में हो जाता है स्किन जो है पाइल अप हो जाते हैं, स्किन सेल्स पाइल अप हो जाते हैं, ये हो जाएगा सोराइसिस, ठीक है। तो सोराइसिस इज ए ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर विथ रैपिड सेल टर्नओवर, सेल बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाता है, यानी कि सेल थोड़ा स्केली हो जाता है, थिकी स्केली हो जाता है। एक्जिमा में इचिंग होता है, इन्फ्लेम्ड स्किन होते हैं। स्केबीज में माइट इन्फेक्शन, सार्कोप्टेस स्केबीज का इन्फेक्शन हो जाता है। जबकि स्केली पैचेज, यानी यही स्केली पैचेज नहीं लिखा था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, सेल पाइल अप यानी स्केली पैचेज बनना, तो ये सोरियोसिस में होता है। किस में होता है? सोराइसिस में होता है। पोल्स पर टेस्ट देना है तो भैया आप लोग वो है ना, सोराइसिस में ऐसा कुछ होता है, अलग अलग सोराइसिस है, माथे में होता है, प्लेक वगैरह में होता है, ठीक है। चलो, तो सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर टेस्ट होता है ना, वहाँ पर पोल में देते हैं, वहाँ पर आपको ड्रिंक वगैरह सब मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना इज, एंजाइना का सबसे कॉमन टाइप क्या है? डेट नहीं चेंज होगी, इसी डेट पर, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम, रेयर। पेरिंजिमेटल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, है ना, क्रिसेंडो एंजाइना, जवाब दो। है ना, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना, एंजाइना का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? तो एंजाइना का मोस्ट कॉमन टाइप है, आंसर हो जाएगा सी, स्टेबल एंजाइना, करेक्ट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना इज स्टेबल एंजाइना, ठीक है। स्टेबल एंजाइना मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। स्टेबल एंजाइना इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इट ऑकर्स ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल में बहुत कम ब्लड सप्लाई होता है, उसके वजह से होता है, याद रखना। एंड ये ऑकर होता है तब जब आपको फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इसकी वजह से हो सकता है। और ये नाइट्रोग्लिसरीन लेने से रेस्ट, या फिर आप रिलीफ करें, रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से लोगे तो ठीक हो जाएगा। देखो मैंने बता दिया, स्टेबल एंजाइना अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, मोस्ट कॉमन टाइप भी है। 30 नंबर है, स्टेबल एंजाइना इज ट्रिगर्ड बाय। स्टेबल एंजाइना कैसे आता है? रेस्ट, सोते सोते होता है? नहीं, रेस्ट में अनस्टेबल होता है, स्लिप में नहीं। स्ट्रेस या एक्सर्शन, यस, स्ट्रेस या एक्सर्शन लेने पर, कोल्ड टेम्परेचर पे भी नहीं। जब आप तनाव लेते हैं या फिर फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अगर उस समय पे होता है तो वो स्टेबल एंजाइना है। आंसर हो जाएगा स्ट्रेस और एक्सर्शन, ठीक है, आंसर बी, सी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के, और ध्यान से समझते रहिए चीज़ों को। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट क्लास में। एंड सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर जो भी क्विज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, बहुत हेल्प मिलेगा। आज भी क्विज हुआ है, अभी लगातार क्विज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, डिट्टो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कोलॉजी थेरेप्टिक्स सब्जेक्ट में, मैच करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ओके, उसका डिस्कशन सुबह 8:30 बजे कराया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, अगले क्लास में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू।